गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो उसमें हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना, आंकड़ों की पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का सारणीकरण तथा आंकड़ों की आरेखी प्रस्तुतिकरण। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करें तो आंकड़ों का परिणाम बहुत अधिक होता है। इन्हें प्रस्तुतिकरण योग्य रखने की आवश्यकता है जिससे कि संग्रह किए गए विशाल आंकड़ों को सरलता से समझा जा सके। आंकड़े बच्चों 3 प्रकार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 1 है वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण या पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, दूसरा है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण और तीसरा है आरेखी प्रस्तुतिकरण। तो चर्चा करें आंकड़ों के पाठ विशेषीकरण पर। विषय प्रस्तुतिकरण जो है उसमें इस प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों का विवरण पाठ में ही दिया जाता है। जब आंकड़े कम परिमाण में होते हैं तो यह विधि उपयोग में लाई जाती है। उदाहरण के रूप में बच्चों मेरठ में 8 सितंबर 2018 को जो था एक पेट्रोल डीजल की जो कीमतें थी उसके विरोध में एक प्रदर्शन किया गया। तो एक उदाहरण के रूप में बच्चों हमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो आंकड़े हैं उनको एकत्र किया जाता है। तो उसमें बताया गया है कि 6 पेट्रोल पंप तथा जो हैं वो खोले गए और 19 पेट्रोल पंप बच्चों बंद पाए गए। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण दिया गया है कि 12 विद्यालय बंद रहे तथा 20 विद्यालय खुले हुए पाए गए। तो इससे क्या है कि इससे एक आंकड़ों का हमने लेखा जोखा इकट्ठा किया। ठीक उसी प्रकार उदाहरण 2 में भारत की जनसंख्या 2001 में बढ़कर 102 करोड़ हो गई, जिसमें 53 करोड़ पुरुष और 49 करोड़ महिलाएं थीं। 74 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, 28 करोड़ लोग नगरों में रह रहे थे। पूरे देश में 40 करोड़ श्रमिक और 62 करोड़ गैर श्रमिक थे। तो इस प्रकार आंकड़ा इकट्ठा किया गया। तो दिए गए उदाहरणों से हमें पाठ्य सामग्री के रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं। आगे इसी क्रम में है आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाता है। आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें क्या है, पंक्तियों को क्षैतिज तथा स्तंभों को ध्रुवाधार जो ऊर्ध्वाधर है रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में भी दिखाया गया है कि इस सारणी के माध्यम से कि साक्षरता दर क्या थी। इसमें क्षैतिज स्थिति में जो 3 पंक्तियां हैं वो स्त्री पुरुष और स्त्री और पुरुषों का योग है। उसमें आपको बताया गया है 3 स्तंभों के माध्यम से ग्रामीण शहरी, और इसमें इस जो सारणी है उसको 3 गुना सारणी भी कहा जाता है। आंकड़ों के सारणीकरण में सांख्यिकी के प्रयोग सरल हो जाते हैं। इस प्रकार इनको 4 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है: गुणात्मक, मात्रात्मक, कलिक और स्थानिक। सबसे पहला है गुणात्मक वर्गीकरण क्या है। तो गुणात्मक वर्गीकरण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें गुणों के आधार पर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो वर्गीकरण गुणात्मक विशिष्टता के आधार पर उदाहरण के रूप में दिया गया है। इसमें विशिष्टता है लिंग और स्थान के आधार पर। जैसे ग्रामीण लोग जो बिहार है उसकी साक्षरता को दर्शाया गया है कि कितने लोग वहाँ पर साक्षर हैं। ग्रामीण में कितने हैं पुरुष, ग्रामीण में भी पुरुष कितने हैं 79, शहरी में पुरुष 90 और स्त्री कितनी है 59%, और शहरों में स्त्रियां 80% साक्षर हैं। उनका योग बताया गया है कि कुल मिलाकर ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें स्त्री और पुरुषों का योग जो है 68% है और शहर में साक्षरता का 84% है। कुल मिलाकर दोनों का योग मिलाकर 74 बनता है। इसी प्रकार बच्चों और आंकड़े भी दिए गए हैं, जैसे मात्रात्मक आंकड़े। तो मात्रात्मक वर्गीकरण के अनुसार क्या है कि इसमें जो है बच्चों मात्रात्मक दृष्टिकोण में जो है वर्गीकरण उन विशेषताओं को वर्गीकरण किया जाता है जो सामान्य क्रियात्मक रूप से प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार के आंकड़े उसमें दिखाए गए हैं बच्चों क्रियात्मक के रूप में। जैसे एक सारणी दिखाई गई है 20 से 30, 2 और आपकी जो है प्रतिशत दर दिखाई गई है 0.55, 20 से 40 में आपको
दिखाया गया है 61% और यानी कि 21.22। तो इस प्रकार से इस आंकड़े को प्रस्तुत किया गया है बच्चों। इसी में है तीसरा है जो है कालिक वर्गीकरण। तो इसके अनुसार क्या है, प्रत्येक वर्गीकरण का करना कालिक वर्गीकरण कहलाता है। तो काल के समय में काल के अनुसार जो आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, इस वर्गीकरण में जो है समय के आधार पर होता है, जैसे घंटे, दिन, महीने, वर्ष और सप्ताह के आधार पर उन आंकड़ों को बच्चों प्रस्तुत किया जाता है। एक सारणी के माध्यम से भी उसको दर्शाया गया है। जैसे एक चाय की दुकान में 1955 से 2000 तक की वार्षिक बिक्री का एक विवरण दिया गया है। 1995 से लेकर जो है उसको दर्शाया गया है 95, 96, 97, 98 और 2000 तक उसको दिखाया गया है कि उसकी बिक्री कितनी रही है। फिर है स्थानिक वर्गीकरण। जब वर्गीकरण स्थान के आधार पर किया जाता है, वह स्थान कोई नगर, कस्बा, गांव, जिला, राज्य और देश भी हो सकता है। इस प्रकार जो स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है बच्चों, उसको स्थानिक वर्गीकरण कहा जाता है, अर्थात स्थान के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। इसके एक टेबल के माध्यम से बच्चों दिखाया गया है कि उसमें आपको बताया गया है यूएसए, जर्मनी और जापान, चीन आदि देशों के आधार पर उसको प्रकट किया गया है। तो आंकड़ों का जो सारणीकरण तथा उसके अंग हैं, उसमें क्या है कि एक अच्छी सांख्यिकी सारणी में कौन कौन से अंग होते हैं, सारणीय निर्माण से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, आदि आदि उसमें बताया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या है, आंकड़े जो हैं, सारणी के आंकड़ों का जो है संतुलन, वो आकार वो संतुलित होना चाहिए। दूसरा है इसी क्रम में तुलना हेतु समंकों के जो निकटवर्ती खाने हैं वो खानों में रहने चाहिए। तीसरा है बड़ी संख्याओं का उत्पादन जो है कर लेना चाहिए। नंबर 4 है प्रत्येक वर्ग तथा उपवर्ग का योग दिया जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ग और उसके उपवर्ग का योग दिया जाना चाहिए। नंबर 5 है उचित शीर्षक प्रत्येक सारणी में होना चाहिए। इसी क्रम में है छठा पॉइंट की पदों का क्रमबद्धता होनी चाहिए। फिर है 7वां इसी क्रम में सारणी के ऊपर के किनारे पर एक खाने में उसकी माप लिखी होनी चाहिए, आदि आदि। इसी प्रकार सांख्यों का जो है रूप वो आकर्षक होना चाहिए और गणन क्रिया के संकेत दिए जाने चाहिए। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण नियम है जो सारणी के बनाते समय होने चाहिए। तो एक अच्छे सारणी को निम्नलिखित जो है तथ्य होना आवश्यक है। नंबर 1 है सारणी संख्या। तो किसी सारणी को पहचान हेतु सारणी संख्या अवश्य लिखनी चाहिए, कौन सी सारणी आप बना रहे हैं, तथा यह सारणी संख्या उसे एक पहचान भी बच्चों देती है। इसी उसमें है कि एक सारणी दी गई है, सारणी के शीर्षक के ऊपर भी शीर्षक दिया जाता है। तो दूसरा है इसमें शीर्षक। तो सारणी का शीर्षक सारणी की विषय वस्तु के जो है विषय को स्पष्ट करता है, अर्थात किस विषय पर वो सारणी बनाई जा रही है। यह स्पष्ट संक्षिप्त होना चाहिए। इसे सारणी के ऊपर या सारणी के नीचे जो है दिया जाना चाहिए, या तो सारणी के ऊपर या सारणी के नीचे भाग पर दिया जाना चाहिए कि हम कौन सी सारणी बना रहे हैं। ठीक उसी क्रम में है दूसरा पार्ट जो इसी से संबंधित है, गैर उप शीर्षक या स्तंभ शीर्षक। तो सारणी के स्तंभ के जो ठीक ऊपर एक स्तंभ नाम दिया जाता है जो स्तंभ की व्याख्या करता है, अर्थात उसका जो टॉपिक है उसको भी उसमें दिखाया जाता है। तो बच्चों एक सारणी दी गई है जिसके माध्यम से भारत के प्रमुख राज्यों को उसमें दर्शाया गया है। तो इसमें क्या है कि जो आपको आंकड़े दिखाए गए हैं उसके माध्यम से उसमें चर्चा करते हुए हम चर्चा करेंगे। जो आंकड़े दिखाए गए हैं बच्चों, इसमें भारत के प्रमुख राज्यों को दर्शाया गया है। किसी एक दंड आरेख में 2 या 2 से अधिक घटकों के दंडों के उपभोग को दर्शाया गया है। जैसे
6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को प्रदर्शित किया गया है। ये घटक नामित और बालकों के अनुरूप दिखाए गए हैं। घटक दंड आरेख के जिसमें बालक आयु वर्ग और बालिकों की दंड आरेख द्वारा प्रस्तुत किया गया है। घटकों की ऊंचाई और उसके नियम एक दंड विभाजित घटकों को प्राथमिकता देते हुए बनाया गया है। तो इसमें वृत्त आरेख भी बच्चों दिया गया है। वृत्त आरेख एक घटक आरेख होता है। तो वृत्त आरेख जो है एक घटक आरेख होता है। इसमें क्या है बच्चों, दंड आरेख के स्थान पर इसे वृत्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे वृत्त चार्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, परिधि की ओर सीधी रेखाओं को घटकों की संख्या के अनुसार विभाजित किया जाता है। सामान्यतः वृत्त आरेख के किसी एक वर्ग विशेष के निरक्षेप मान के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ग के मान को इकाइयों के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तब उस आरेख को बच्चों बनाया जाता है। इसके बाद है दंड आरेख द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े वृत्त चार्ट द्वारा भी प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे मात्र घटकों का निरपेक्षक में बदलना आदि आदि। जैसे बताया गया है, सन 2001 की कार्य स्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या को जो है उसका एक आंकड़ा बताया गया है। तो सीमांत श्रमिक की जनसंख्या 9 अर्थात प्रतिशत की बात करें तो 8.8 और कोणीय घटक 32 कोणीय था। मुख्य श्रमिक गैर श्रमिक कुल मिलाकर 102 और प्रतिशत 100% 360 डिग्री पर वो उसको दिखाता है। एक चित्र के माध्यम से भी बच्चों इसको दर्शाया गया है। तो उसके बाद है बच्चों बारंबारता आरेख, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।